हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वास्थ्य का मोटिवेट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। देख रहे हैं ठंड कितनी ज्यादा चल रही है। सर्दी जुकाम हो जा रहे हैं सभी को। सो प्लीज अपना टेक केयर करें। एंड आई होप कि आप सभी जितने भी करंट अफेयर्स के लेक्चर अब तक मैंने डाले हैं उसे आपने देखा होगा, है ना? चलिए तो कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट न्यूज जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई है। भूटान और इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ जो आपको इमेज में पर्सनालिटी दिख रहे हैं ये है किंग ऑफ किंग ऑफ भूटान। किंग ऑफ भूटान, इनका नाम क्या है? इनका नाम काफी बड़ा है वैसे तो, पर स्टिल यू शुड नो कि इनका नाम क्या है। इनका नाम है जिग्मे खेसार नामग्याल नामग्याल वांगचुक जी। वांगचुक जी, ये क्वीन के साथ क्वीन का भी नाम आप जान लो, क्योंकि क्या पता कि एग्जाम में अगर क्वीन का नाम पूछ दिया जाए तो। क्वीन का नाम है जेटसुन पेमा। इनके साथ भारत की यात्रा पर आए हुए थे। मोदी जी से इन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात की तो डेफिनेटली किसी टॉपिक पे डिस्कशंस हुए होंगे, कुछ बातचीत हुई होगी इंडिया और भूटान के रिलेशंस के बारे में या किसी और फील्ड में। तो बायलैटरल प्रोजेक्ट्स के ऊपर चर्चा करी गई। वो बायलैटरल प्रोजेक्ट्स क्या हैं? वो है इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक और अर्बन प्लानिंग के रिगार्डिंग बातचीत की गई है बिटवीन इंडिया एंड भूटान। ठीक है, तो क्या क्या है वो प्रोजेक्ट्स? उनका नाम भी जरा जान लीजिए। एक तो है गेलेफू गेलेफू माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस सिटी को डेवलप किया जाएगा भूटान में। जिस तरीके से आपको पता होगा कि अपने भारत में योगा सिटी योगा सिटी है ना, उसी तरीके से भूटान में गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी को डेवलप किया जाएगा। और साथ ही एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट यानी कि डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसका नाम है पुनात सांगछू। पुनात सांगछू, ये हाइडल प्रोजेक्ट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट है। कौन सी रिवर पे बना हुआ है? तो यही जो इस प्रोजेक्ट का नाम है वही उस नदी का भी नाम है। तो जब ये पूरा हो जाएगा, और ऑलमोस्ट शायद पूरा होने वाला भी है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी? 1020 मेगावाट की बिजली जनरेट होगी। तो भारत का क्या रोल है? इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहाँ पर, वो भी कितना? पूरा 100%, जिनमें से 30% भारत एज अ ग्रांट के रूप में भूटान को दे रहा है, और 70% पैसे एज अ लोन के फॉर्म में भूटान को दे रहा है। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है किंग के बारे में? ये किंग इन्होंने यहाँ पर विजिट की थी। किस टॉपिक पे बात हुई है? इलेक्ट्रिसिटी और अर्बन प्लानिंग पे। एक सिटी डेवलप की जाएगी जिसका नाम है गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी, और दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा जिसका नाम है पुनात सांगछू, और यहाँ से 1020 मेगावाट की बिजली को जनरेट किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हुआ क्यों? अभी 24 से लेकर के 26 ऑफ नवंबर तक एक समिट को कंडक्ट किया जा रहा था, एक अलायंस को कंडक्ट किया जा रहा था जिसका नाम है ग्लोबल कोऑपरेटिव अलायंस। ग्लोबल कोऑपरेटिव अलायंस, और इसे अटेंड करने के लिए भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोग्बे, ये भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है शेरिंग तोग्बे, ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे। और ये जो अलायंस है ये कहाँ पर कंडक्ट किया गया था? ये कंडक्ट किया गया था भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। वहां पर इन्होंने ये अलायंस को अटेंड किया। साथ ही एक यहाँ से आउटपुट निकल करके आया था, वो था इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव्स। कॉपरेटिव्स 2025 को डिक्लेयर कर दिया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव्स। इसके लिए ये यहाँ पर विजिट किए हुए थे। और अभी कौन आया? अभी वहां के किंग ने अलोंग विद द क्वीन इंडिया को विजिट किया।
और कुछ प्रोजेक्ट्स पे साइन किया जहां पर इंडिया 100% इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है। नाउ भूटान। अब भूटान आप यहाँ देख सकते हो, हियर इट इज भूटान। सिक्किम से बॉर्डर शेयर करता है भूटान, अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। भूटान को हम लोग लैंड ऑफ लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं। साथ ही ये चाइना से भी बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे चाइना लोकेटेड है, तो ये चाइना से भी बॉर्डर शेयर करता है। भूटान बहुत ज्यादा फेमस है फॉर इट्स सीनिक व्यूज, कुछ इस तरीके के माउंटेन्स आपको नजर आएंगे। साथ ही भूटान कार्बन एमिशन में भी अगर आप देखेंगे ना तो ये बहुत डाउन है, मतलब बहुत कम कार्बन का एमिशन भूटान से होता है। हैप्पीएस्ट कंट्रीज की इंडेक्स में भी भूटान की रैंकिंग काफी बेहतर है, मतलब यहाँ पर रहने वाले लोग वेरी हैप्पी। एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो डेफिनेटली यहाँ के लोग भी अच्छे ही होंगे और हैप्पी भी होंगे, है कि नहीं? ओके। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी बैंक। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। किया क्या गया है, एडीबी ने 50 मिलियन डॉलर का लोन दिया है हमारे भारत का एक स्टेट मेघालय को। क्यों दिया है? इसलिए दिया है ताकि वहां पर क्लाइमेट अडेप्टिव वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट को फोकस किया जा सके। एज वी ऑल नो कि मेघालय जो है हमारे भारत का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। मेघालय जो है हमारे भारत का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। एम बस यही रखा गया है कि इस पैसे की मदद से यहाँ पर करीबन 532 स्मॉल वाटर स्टोरेज बनाए जाएंगे, वाटर स्टोरेज बनाए जाएंगे इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स। साथ ही 50 50 वेदर स्टेशंस को भी डेवलप किया जाएगा जहां से क्लाइमेटिक डेटास को कलेक्ट करेंगे। और ये गारो, खासी और जयंतिया जयंतिया जो तीन यहाँ पर माउंटेन रेंजेस हैं, उनके अराउंड ये क्लाइमेटिक कंडीशन की स्टडी करेगा और वहां से डेटा को गैदर करेगा। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि 50 मिलियन डॉलर जो कि एडीबी ने ये मेघालय को दिया है। ओके। नाउ एडीबी आया है तो यू शुड नो अबाउट एडीबी एज वेल। एडीबी को हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। इसे फॉर्म किया गया था 1966 में। एट प्रेजेंट इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मनीला में, मनीला विच इज कैपिटल ऑफ फिलीपींस। साथ ही एडीबी में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट है, तो वो है 69 टोटल। ओके। मेघालय कहाँ पर लोकेटेड है? ये इंडिया के मैप में यहाँ पर मेघालय लोकेटेड है। तो मेघालय की कैपिटल क्या है? मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। यहाँ पर तीन फेमस माउंटेन रेंजेस गारो, खासी और जयंतिया ये मिलेंगे। साथ ही इन्हीं के नाम से ट्राइब्स भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। और तो और चेरापूंजी नाम की जगह, चेरापूंजी नाम की जगह जो कि पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस है, सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पर होती है, वो भी आपको मेघालय में मिलेगा। एट प्रेजेंट यहाँ पर सीएम कौन है? एट प्रेजेंट सीएम है कोनार्ड संगमा जी। कोनार्ड संगमा जी। और एट प्रेजेंट यहाँ के गवर्नर कौन है? वो है CH विजय शंकर जी। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। ओके। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ योजना जिसका नाम है पीएम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये आखिर योजना क्या है? तो ये योजना है पूरी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डोमेस्टिक डोमेस्टिक रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव। इस योजना के अंडर में क्या होगा? लोगों के घरों के ऊपर छतों पे सोलर पैनल्स को लगाया जाएगा।
गवर्नमेंट की हेल्प से ये होगा ताकि मुफ्त में बिजली लोगों तक अवेल किया जा सके। तो क्या-क्या इसमें और बातें कही गई हैं? टारगेट ये रखा गया है कि 2027 तक 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। ये टारगेट रखा गया है। तो इसके भी काफ़ी सारे फेजेज़ हैं। बताया गया है कि 2025 मार्च तक 10 लाख हाउस होल्ड्स को कवर किया जाएगा और ये संख्या अक्टूबर 2025 आते-आते डबल हो जाएगी, यानी कि 20 लाख हो जाएगा। और तो और मार्च 2026 तक ये संख्या और डबल हो जाएगी, ये 40 लाख हो जाएगा। ठीक है। और मार्च 2027 आते-आते यहाँ पे अचीव कर लिया जाएगा 1 करोड़ हाउस होल्ड पे सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने का टारगेट। ठीक है। अभी तो ये फिलहाल टारगेट रखा गया है। लेट्स सी कि क्या क्या चीजें अचीव होती हैं क्या नहीं। तो इस योजना को लॉन्च कब और किसने किया था? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया था ऑन 15th ऑफ February 2024। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या-क्या इससे फ़ायदा होगा। फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी लोगों को, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट जो कि गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, वो कम हो जाएगा। इससे रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा फ़ोकस किया जा सकेगा क्योंकि हम लोग कोई भी किसी भी तरीके का वेस्ट मटीरियल जनरेट नहीं कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं कर रहे हैं और साथ ही आने वाले टाइम में कार्बन एमिशन काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो जाएगा, है ना? सोलर एनर्जी को वैसे भी हम लोग बोलते हैं क्लीन एनर्जी, है ना? सोलर एनर्जी को क्या कहा जाता है? क्लीन एनर्जी कहते हैं ना? क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये न्यूज़ में बस इसीलिए आया था, तो आपको याद रखना है कि इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया था 15th ऑफ Feb 2024 में। टारगेट क्या रखा गया है? 2027 तक 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और ये पूरी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डोमेस्टिक रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव है। ओके। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ फेस्टिवल विच इज अष्टलक्ष्मी महोत्सव। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसे इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर इनॉग्रेट किया है? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। तो आखिर इसमें होगा क्या? ये तो पहली बात तो ये 3 दिनों का फेस्टिवल है। ठीक है। यहाँ पर हाइलाइट किया जाएगा यहाँ पर हाइलाइट किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के काफी जो ब्रॉड कल्चर है उसको। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो भी पूरे 8 स्टेट हैं, 7 सिस्टर्स +1 दैट इज सिक्किम, यहाँ के जो वास्ट कल्चर है उसे हाईलाइट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। यहाँ के आर्ट्स को हाईलाइट किया जाएगा, क्राफ्ट्स को हाईलाइट किया जाएगा, साथ ही कल्चर को हाईलाइट किया जाएगा। ओके। और स्पेशल फोकस क्या रहेगा यहाँ का? जिन भी चीजों को जीआई टैग इन एरिया से दिया गया है, जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिस भी चीजों को दिया गया है, जैसे कि आपने बहुत सारे टाइप के सिल्क देखे होंगे, आसाम से आपने गमोसा का नाम सुना होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिन्हें जीआई टैग दिया गया है, उन्हें यहाँ पर मेन और स्पेशल फोकस दिया जाएगा। सो ओनली यू शुड नो कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव किस चीज से जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा है नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट से। वहाँ के आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर को फोकस किया जाएगा, साथ ही वो चीजें जिन्हें जीआई टैग दिया गया है, उसे स्पेशल फोकस दिया जाएगा। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो 6 से लेके 8 दिसंबर तक इसका आयोजन भारत मंडपम दिल्ली में किया जाएगा और पीएम मोदी इसे इनॉग्रेट कर चुके हैं 6 दिसंबर को। ओके। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ डे विच इज महापरिनिर्वाण दिवस। ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 6 दिसंबर को, जो कि डेथ एनिवर्सरी होती है हमारे भारत के पहले लॉ मिनिस्टर जिनका नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर जी, है ना? इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। तो हुआ क्या है? महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र ने इस दिन को डेडिकेट करते हुए
अपने स्टेट में डिक्लेयर कर दिया है लोकल हॉलिडे। लोकल हॉलिडे मतलब इस दिन स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिस की छुट्टी हुआ करेगी अब से। ठीक है। तो इस बार कौन से नंबर की डेथ एनिवर्सरी थी भीमराव अंबेडकर जी की? तो वो थी 68th नंबर की डेथ एनिवर्सरी। इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी 6 दिसंबर 6 दिसंबर 1956 में। ठीक है, तो थोड़ा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में भी जान लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था मऊ में, विच इज इन एमपी। कब हुआ था? 14th ऑफ अप्रैल को हुआ था। 14th ऑफ अप्रैल 1891 में। ठीक है। इन्होंने स्टडी कहाँ से की? तो इन्होंने पढ़ाई की हुई है लंदन यूनिवर्सिटी से। लॉ की पढ़ाई की है, तभी तो ये हमारे भारत के सबसे पहले लॉ मिनिस्टर रहे हैं। साथ ही इनकी डेथ कब हुई है वो मैंने अभी आपको बताया। 6 दिसंबर 1956 में इनकी डेथ हुई। बिफोर द डेथ इन्होंने अपना रिलीजन कन्वर्ट किया था, क्योंकि काफी ज्यादा कास्ट को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन देखा जा रहा था, क्योंकि ये दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उस टाइम छुआछूत और कास्ट को लेकर के काफी ज्यादा बायसनेस देखी जाती थी, जिसके चलते इन्होंने 1956 में ही अपना रिलीजन चेंज किया था और इन्होंने अपनाया था बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को। इसीलिए जब इनकी डेथ हुई उस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज महापरिनिर्वाण दिवस। निर्वाण दिवस। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जब गौतम बुद्धा की डेथ हुई थी तो उस प्रोसेस को भी हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं और इन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसलिए इनकी डेथ एनिवर्सरी को हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इनका मेमोरियल कहाँ पर बनाया गया है? तो इनका मेमोरियल, जिसे हम चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं, चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है दादर डिस्ट्रिक्ट, दादर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। और इसी वजह से महाराष्ट्र ने इनकी डेथ एनिवर्सरी को अब लोकल हॉलिडे के रूप में डिक्लेयर किया है। इससे पहले महाराष्ट्र ने काफी सारे और भी फेस्टिवल्स को लेकर के लोकल हॉलिडे डिक्लेयर किया हुआ है, जैसे दही हांडी और गणेश चतुर्थी पे भी महाराष्ट्र में लोकल हॉलिडे रहता है। और अब ये भी एक दिवस ऐड कर दिया गया है जिस दिन यहाँ पर लोकल हॉलिडे रहा करेगा। ओके। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू एन अवार्ड विच इज फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024। ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे चीजें दिखाई जाती है ना, उसे हम लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो उसके अवार्ड्स दिए गए हैं। यहाँ पे मैंने सारे अवार्ड्स जो मेजर हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको मैंने रखा है। बेस्ट फिल्म वेब ओरिजिनल की कैटेगरी में जो अवार्ड गया है वो मूवी का नाम है अमर सिंह चमकीला। और दूसरा बेस्ट एक्टर वेब ओरिजिनल मेल की कैटेगरी में अवार्ड गया है दिलजीत दोसांझ के नाम। इन्होंने ही कैरेक्टर प्ले किया है अमर सिंह चमकीला का। बेस्ट एक्टर वेब ओरिजिनल फीमेल फीमेल का अवार्ड गया है करीना कपूर खान को फॉर द मूवी जाने जान। बेस्ट सीरीज का अवार्ड गया है द रेलवे मैन को। बेस्ट डायरेक्टर वेब ओरिजिनल फिल्म का अवार्ड गया है इम्तियाज अली को फॉर द मूवी अमर सिंह चमकीला। और तो और बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक का खिताब गया है ए आर रहमान के नाम फॉर द मूवी अगेन अमर सिंह चमकीला। बेस्ट डेब्यू बेस्ट डेब्यू मेल का अवार्ड गया है वेदांग रैना के नाम फॉर द मूवी द आर्चीज। मे बी ये शायद ही पूछे बट स्टिल यू शुड नो। बहुत सारे अवार्ड थे बट ये मुझे कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट लगे, तो मैंने उन सारे को यहाँ पे रखा है। बेस्ट एक्टर फीमेल क्रिटिक्स का अवार्ड गया है अनन्या पांडे को फॉर द मूवी खो गए हम कहाँ। ओके। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर सीरीज मेल का खिताब गया है आर माधवन के नाम फॉर द सीरीज द रेलवे मैन।
और बेस्ट एक्टर सीरीज फीमेल का खिताब गया है मनीषा कोइराला के नाम फॉर द सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार। इतने अवार्ड्स आप यहाँ से याद रख सकते हो। और भी अवार्ड्स दिए गए हैं बट ये कुछ इम्पोर्टेंट वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। स्पेशली ये तीन, एक ये एंड दिस वन, ए आर रहमान जी का नाम। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। हो क्या रहा है, विमेन्स T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड, वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड, ये अपना प्यारा भारत होस्ट करेगा 2025 में, ऐसा डिसाइड किया गया है। तो ये डिसीजन कहाँ पर लिया गया है? ये डिसीजन लिया गया है एट मुल्तान बाय, कौन सी एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया है कि इंडिया ही होस्ट करेगा? तो वो एसोसिएशन है वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल, जिसकी मीटिंग मुल्तान पाकिस्तान में हो रही थी और वहां पर यह डिसीजन लिया गया कि भारत होस्ट करेगा 2025 में विमेंस T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड्स को। ठीक है, अभी हाल ही में समअप भी हुआ है मेंस वाला, मेंस वाला T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड, वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड। आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होगे, ये 2024 की मैं बात कर रही हूँ। इमेज में देख पा रहे होगे पाकिस्तान ने इसे जीत लिया है। फाइनल जो मैच थे वो खेले गए थे बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, बांग्लादेश, और इसे जीत लिया है पाकिस्तान ने। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब पाकिस्तान ने ये टाइटल अपने नाम किया है। ठीक है, तो क्या कभी भारत ने इस टाइटल को जीता है? सो आंसर इज यस। सबसे पहला एडिशन जब इसका होस्ट किया गया था 2012 में, वो भी इंडिया में ही, तो भारत ने इसे जीता था, भारत ने इसे जीता था। ठीक है, जब दूसरा एडिशन होस्ट किया गया 2017 में, 2017 में, तो भी इसे भारत ने जीता, तो भी इसे भारत ने जीता। जब थर्ड एडिशन 2022 में होस्ट किया गया, तो भी इसे इंडिया ने जीता। यानी कि टोटल 3 बार है जब भारत ने इस टाइटल को जीता है। 3 टाइम्स इंडिया ने वर्ल्ड कप T20 फॉर ब्लाइंड जीता हुआ है। इस बार जो होस्ट किया जा रहा था वो था फोर्थ एडिशन 2024 में, जिसमें भारत पार्टिसिपेट ही नहीं किया क्योंकि ये मैचेस कंडक्ट कराए जा रहे थे पाकिस्तान में। कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते इंडियन टीम पाकिस्तान गई ही नहीं। अगर जाती तो डेफिनेटली भारत ही इस खिताब को वापस से जीत जाती। क्या कहते हैं आप सब, है ना? सो दिस इज इट अबाउट होल करंट अफेयर ऑफ टुडे। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून विथ मी फॉर मोर सच कंटेंट्स। ठीक है, आप सभी मेरे साथ बने रहेंगे तो मेरी मोटिवेशन भी बनी रहेगी कि मैं और अच्छा कंटेंट आप सबके सामने रिप्रेजेंट कर पाऊँ, है कि नहीं? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।